नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दुनिया में 1985 में गैरी कास्परोव के तौर पर एक सबसे युवा विश्व चैंपियन मिला, जिसे आगे चल कर के दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी भी माना गया। हालांकि उसके बाद आनंद आए, उसके बाद कार्लसन आए और अब ये बहस भी जारी है कि कौन किससे बेहतर था। खैर, लेकिन बात करें 1985 की तो कार्पोव विश्व चैंपियन थे और उनके खिलाफ कास्परोव ने विश्व चैंपियनशिप ना खेली और जीती। तब तक कार्पोव जो थे वो पोजिशनल चेस के मास्टर माने जाते थे। मतलब जो सोवियत स्कूल शतरंज का कहा जाता है, जहाँ पर सारे बेसिक्स है, चाहे वो आप ओपनिंग हो, मिडिल गेम हो या एंड गेम हो, जिसमें मास्टरी आप कह सकते हो कि कार्पोव की थी। ऐसे समय में कास्परोव आते हैं और शतरंज में कुछ रोचकता लाते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं, रिस्क लेते हैं, बोर्ड पर कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कार्पोव जैसे खिलाड़ी को हराते हैं। तो ये जो गेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये गेम जो है आप कभी भी जो है लाइफ में भूलने नहीं वाले हैं। खैर, इससे पहले कि मैं गेम दिखाऊं, जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को हिंदी भाषी लोगों तक बीच में पहुंचाएं, ताकि शतरंज का ये जो ज्ञान है हम और आगे ले जा सकें इस भाषा के जरिए। खैर, अब बात करते हैं इस मुकाबले की। मुकाबले में क्या हुआ? गैरी कास्परोव खेल रहे थे ब्लैक पीसेस से और वाइट पीसेस से कार्पोव खेल रहे थे। ये इस टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला था। मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप तब 21 मुकाबलों की हुआ करती थी। तो चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ। E4 C5 नाइट F3 E6 खेलते हैं गैरी कास्परोव, तो सिसिलियन, और यहाँ पर आप देख सकते हो एंड नाउ D4 C इंटू D4 नाइट इंटू D4 नाइट C6। यहाँ पर गैरी कास्परोव ने खेला, तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला नाइट B5 D6। सिसिलियन टेमिनो का ये एक वेरिएशन है। और यहाँ पर सॉलिड हमेशा की तरह जो है खेलते हैं कार्पोव C4 एक आप एक तरह से देख सकते हो मरोजी बाइंड स्ट्रक्चर की जो है आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो बिशप है, ये लाइट कलर का बिशप जो है ये थोड़ा सा बंद रहता है, लेकिन ये जो दो पॉन है ये वाइट को बहुत अच्छा कंट्रोल देते हैं, स्पेशली D5 के स्क्वायर पर। और कहा जाता है कि जब अगर ब्लैक D5 करने जाएगा तो उसको जो है वहाँ पर आइसोलेटेड पॉन के साथ खेलना होगा और शायद पॉन भी सैक करना पड़े। अब देखिए गेम आगे क्या होता है। नाइट F6 नाइट 1 C3 तो A6 तो नाइट A3। और अब यहाँ पर जो नॉर्मल आज भी लाइन खेली जाती है, अगर आप गेम देखेंगे तो बिशप E7 जो है वो सबसे पॉपुलर है। B6 खेला गया है ताकि बिशप को इधर से, मतलब स्लो चेस ब्लैक जो है वो खेलता है, धीरे धीरे इंप्रूव करने की पोजीशन में कोशिश करता है बिना कोई कमजोरी बनाए अपने बोर्ड पर यहाँ पर कास्परोव क्या खेलते हैं? कास्परोव यहाँ पे खेलते हैं D5। ओके, उन्होंने मारा C इंटू D5 E इंटू D5 और E इंटू D5। तो सिंपली यहाँ पर आप देखो कि गैरी कास्परोव एक पॉन जो है वो अपनी दे चुके हैं। क्यों दी है उन्होंने? यहाँ पर ये सबसे अच्छी लाइन नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी चाहते हैं अपने पीसेस की। तो यहाँ पर अब कास्परोव खेलते हैं नाइट B4। कार्पोव पोजिशनल मास्टर, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो चुपचाप अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए बिशप E2। वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकते थे बिशप C4 वगैरह से, लेकिन बिशप G4 ये सब तैयारी करके रखी थी कास्परोव ने। और कार्पोव अपने माइंडसेट में है और उनको पता है कि कास्परोव को एक्टिविटी चाहिए और वो कास्परोव को एक्टिविटी देना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो खेलते हैं बिशप E2। ओके, कास्परोव बिशप C5 अपने पीस की एक्टिविटी को जारी रखते हुए, अपने मोहरों को निकालते हुए, और इसीलिए उन्होंने सेंटर से पॉन दिया है ताकि उनके मोहरे जल्दी से जल्दी खुलें। ओके, यहाँ पर कहते हैं, कास्परोव खुद लिखते हैं कि बिशप E3 की उम्मीद थी उनको कार्पोव से, लेकिन कार्पोव क्या कर रहे हैं? कार्पोव यहाँ पर अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कार्पोव को पता है कि उन्होंने एक पॉन खा लिया है, इसको वापस मारना आसान नहीं है। और अगर वो अपनी पोजीशन को धीरे धीरे इंप्रूव करके ले जाते हैं, उनके सारे पीसेस बाहर आ जाते हैं, तो कास्परोव को प्रॉब्लम होगा। जबकि कास्परोव की सोच क्या है कि ये पॉन हमने दे दिया आपको, लेकिन हमको इसके बदले जो एक्टिविटी चाहिए वो एक्टिविटी अगर हमको मिलेगी तो हमारा गेम अच्छा चलेगा। तो दोनों का अपना अपना टेस्ट। ओके, कासल, तो अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करना जरूरी। और यहाँ पर कार्पोव खेलते हैं बिशप F3। बिशप को सॉलिड अच्छे से प्लेस कर दिया है F3 पर और D5 को सपोर्ट है। आप देखोगे तो वाइट के पोजीशन पे आपको कोई ऐसी वीकनेस नहीं दिखेगी। D5 पे जो पॉन है वो एक एक्स्ट्रा पॉन है, और अगर ब्लैक को पॉन चाहिए तो आपको उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब इस पूरी पोजीशन में अगर आपको ब्लैक की वाइट की पोजीशन में जो एक प्रॉब्लम नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा, ये जो A3 का नाइट है वो आपको थोड़ा सा समस्या में नज़र आता है। अब देखिए गेम आगे कैसे होता है।
कास्परोव खेलते हैं बिशप F5। अब ये बिशप F5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि ये जो A3 वाला नाइट है वो C2 के जरिए वापस आने की गेम में कोशिश कर सकता था। तो कास्परोव ने क्या किया कि आपका जो नाइट आ रहा था गेम में उसको लिमिट कर दिया, स्टॉप कर दिया। कास्परोव को इस एक्स्ट्रा पॉन की अभी कोई चिंता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट स्क्वायर कंट्रोल किया है D3, जहाँ पर नाइट जो है जाके प्लेस होगा, और अगर नाइट यहाँ पर जाकर के प्लेस होगा तो 6th रैंक का नाइट हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, रुक के इक्वल होता है, और वो फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्क्वायर कंट्रोल करेगा बोर्ड पर। ठीक है, ओके। यहाँ पर उनके कार्पोव खेलते हैं बिशप G5, तो कास्परोव ने खेला रुक E8। यहाँ पर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि E4 के स्क्वायर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वाइट को एक्टिविटी ना मिल पाए। ओके, यहाँ पर क्वीन D2 खेला। यहाँ पर कास्परोव फिर से लिखते हैं कि शायद इस पोजीशन में जब इन्होंने क्वीन D2 खेला है यहाँ पर, तो आइडिया जो है वो ज़रूर क्वीन F4 पर आने का रहा होगा। ये कास्परोव के दिमाग में चल रहा है। कास्परोव यहाँ पे इमीडिएटली खेलते हैं B5। अब जैसे ही बोर्ड पे B5 आता है तो 2-3 समस्याएं हो रही हैं। एक तो ये नाइट के लिए C4 का स्क्वायर बंद हो गया। दूसरा, जब भी ये नाइट मूव करेगा दूसरा, तो ये B4 का थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपके पीस को प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकता है। और कार्पोव क्या कर रहे हैं, वो तो बस चाह रहे हैं कि उनके जितने मोहरे हैं धीरे धीरे गेम में आ जाए, फिर वो नाइट की तरफ देखेंगे। ठीक है, अभी वो बाकी जगह बना रहे हैं बाकी, ताकि क्वीन आ जाए, पीछे से रुक आ जाए। तो यहाँ पर उनके कार्पोव खेलते हैं रुक के D1, जबकि कास्परोव यहाँ पे लिखते हैं कि क्वीन F4 की उनको बहुत उम्मीद थी। क्वीन F4, बिशप G6, बिशप F6, क्वीन F6, क्वीन इंटू F6, G इंटू F6। स्टिल ये पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है ब्लैक के लिए, भले वो पॉइंट डाउन है लेकिन वो पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा, ये आप देखोगे तो इन नाइट को गेम में आने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए कास्परोव ये स्लाइड बेटर पोजीशन ही है ब्लैक की। डबल बिशप जो है उसके बहुत पावरफुल हैं, लेकिन शायद कार्पोव इतना दब के खेलना नहीं चाहते थे। उनको उम्मीद थी कि वो गेम में वापसी कर लेंगे और पीसेस को बेहतर कर लेंगे, तो उन्होंने रुक के D1 लेके आए। अभी अब पूरी पोजीशन में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ ये नाइट। अगर ये नाइट मान लीजिए G3 पे होता है तो वाइट शायद बेटर होता है, लेकिन वो नाइट चूँकि ख़राब है, तो एक ख़राब पीस कैसे पूरा गेम ख़राब कर सकता है, ये आपको इस गेम के जरिए पता लगेगा। ओके, यहाँ पर अब कास्परोव खेलते हैं नाइट D3। ये मूव जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, एक तो हमेशा के लिए जो है आप देखिए कि ये जो 2 पीस हैं इनकी आपने, मतलब वो 2 फाइल को पूरा आपने ऐसा ख़राब कर दिया, मेरा पीस बैठा है और आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, B2 पे हमेशा नज़र रहेगी, कभी भी कुछ गड़बड़ हुआ तो नाइट इंटू B2 का जो है, सॉरी, नाइट इंटू B2 का जो थ्रेट है वो एक्टिवेट रहेगा। सो काफ़ी कुछ जो है वो दिमाग पर यहाँ पर कास्परोव के चल रहा था। तो अब यहाँ पर एक मूव थी जो कहते हैं कि कभी कभी जो आपने खाया हो वो वापस कर देना चाहिए। तो कास्परोव के हिसाब से यहाँ पे मूव होनी चाहिए थी D6, मतलब यहाँ पे पॉन दे देना चाहिए था, देने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्वीन D6 अगर करते तो मतलब ये एक्सचेंज देना पड़ता कास्परोव को, और रुक A8 और बिशप F6, क्वीन F6, नाइट C2, बट नाइट इंटू B2 आता, क्योंकि वहाँ पे आपको ध्यान रखना है B4 का थ्रेट आ रहा है, तो इसलिए नाइट को हटाना ज़रूरी है। नाइट इंटू B2, नाइट D5, क्वीन D6, और स्टिल ये जो पोजीशन है ब्लैक को काफ़ी कंपनसेशन दे रही है। क्यों कंपनसेशन दे रही है, एक तो एक पॉन अप है और दूसरा डबल बिशप का बहुत ही अच्छा यहाँ पर एडवांटेज है। ओके, तो ये एक ऑप्शन था जहाँ पे गेम में इम्प्रूवमेंट और हो सकता था कार्पोव की तरफ से। कार्पोव यहाँ पे खेलते हैं नाइट A B1, और इसके बाद अब देखिए कास्परोव का जो क्रिएटिविटी है जो वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। पहले वो खेलते हैं H6। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये बिशप E3 नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बिशप E3 जाएगा तो रुक इंटू E3 आ रहा है, F इंटू E3 तो क्वीन B6, और इसके बाद फिर पोजीशन ख़राब हो रही है, किंग H1 खेलना पड़ेगा और बिशप इंटू E3। क्योंकि ये जो नाइट है ना ये D3 पे, ये बहुत ही डेंजरसली जो है बोर्ड के, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है बोर्ड पर। ठीक है, तो उन्होंने खेला बिशप H4, सो नाउ B4, नाइट A4। तो अभी तो आपका एक वो नाइट ख़राब था, A3 से आप B1 लेके गए, अब आपका दूसरा नाइट जो है वो पहुंच गया A4 पर। ओके, तो यहाँ पर कास्परोव ने खेला BD6। ओके, और यहाँ पर कार्पोव खेलते हैं बिशप G3। तो आप कार्पोव चाहते हैं कि आपका जो ख़राब पीस है उसको जो है यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया जाए, मतलब आपका बिशप जो काम नहीं कर रहा है वो ब्लैक के अच्छे बिशप से एक्सचेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं रुक C8। अब रुक C8 अपने आप में एक अच्छी मूव है। क्यों, एक तो ये नाइट को और जाम करने में मदद कर रही है, दूसरा ये जो C2 का स्क्वायर है जहाँ पे इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट है, ये आगे चल कर के आपके लिए काफ़ी योगदान करने वाला है। और कार्पोव के लिए समस्या अभी भी वही है कि गेम में ये जो 2 नाइट है इनको गेम में लाया कैसे जाए, पूरा जो स्ट्रगल है वो वहीं चल रहा है। तो उन्होंने B3 किया। B3 का आइडिया क्या था कि नाइट को जो है B2 के जरिए गेम में लाया जाए, सॉरी, नाइट को B2 के जरिए जो है वो गेम में लाया जाए।
अब इसका जवाब क्या देते हैं कास्परो खेलते हैं G5। अब ये G5 भी अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब मूव है। क्यों? वो जो बिशप बैठा है ना F3 पे, तो आप इनको पता है कि ये तो B2 से आने की कोशिश कर रहा है, पर इनका आइडिया भी G4 करके इस बिशप को अनसेटल कर देना है। अब ये पोजीशन ऐसी आ गई कि मान लीजिए यहाँ पर वो नाइट B2 करना चाहे, मान लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ पर आएगा नाइट इंटू B2, क्वीन इंटू B2, G4, तो ओनली मूव है बिशप E2 और रुक C2 का आएगा यहाँ पर थ्रेट लगा हुआ है। तो इनडायरेक्टली क्या किया? G5 के जरिए वो नाइट B2 को रोक दिया है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कितना हाईली एक्टिव है यहाँ पर इस गेम में गैरी कास्परोव। उन्होंने खेला बिशप D6, क्वीन D6, अभी भी वही नाइट B2 का थ्रेट है, तो G3 किया, मतलब बिशप के लिए जगह बनाई। तो जब क्या होता है कि जब आप इस तरह से फंस जाते हैं जहाँ पर आपके मोहरे आ नहीं पा रहे, आपके प्लान फेल हो रहे हैं, तो आपको फिर कुछ कंपनसेशन करना पड़ता है, मतलब ठीक है एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि भाई किंग को थोड़ा वीक करते हैं लेकिन जगह बनाते हैं मोहरों के लिए। तो मतलब आप कह सकते हो कि जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो फिर आपको रिस्क जो है बोर्ड पर लेना पड़ेगा, और वही कार्पो यहाँ पर करते हैं। नाइट D7, बिशप G2 यहाँ पर खेल दिया कार्पोव ने। और अब जैसे ये जो नाइट D7 मूव है ये इमीडिएटली बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। क्यों? जैसे ही आपने ये कलर, ये खाना कमज़ोर किया है तो तुरंत नाइट जो है वो आने के लिए तैयार है। ओके, बिशप G2, और एक और रीज़न था ये नाइट के हटने का कि क्वीन यहाँ पे शिफ्ट होके ये जो पूरा डायगोनल है इस पे और जो है प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, तो क्वीन F6, अब वो बिल्कुल नाइट B2 आना बंद हो गया। तो अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि कार्पो को क्या करे, तो उन्होंने खेला A3। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्रैम पोजीशन है, दोनों नाइट को आप देखिए कहीं जा ही नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो A5, AB4, AB4, तो ये इस तरह की पोजीशन की ब्लैक के पास बहुत चांस है अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने का। किंग को ऊपर लाएगा, नाइट को, रुक को, सबको इंप्रूव कर सकता है। लेकिन वाइट को प्रॉब्लम ये है कि उसके पीसेस हिल नहीं रहे हैं। अगर वो किंग साइड से कुछ करेगा तो राजा कमज़ोर होगा, और क्वीन साइड से उसके पीसेस कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वीन A2 गए कार्पो। आप कास्परोव खेलते हैं बिशप G6। ओके, और यहाँ पर फाइनली जो है कार्पो जो है D6 खेलते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप मारना चाहें तो मार दीजिए। अब कि क्वीन A2 का क्या कारण था? क्वीन A2 से एक्चुअली वो चाह रहे थे कि नाइट D2 जो है वो यहाँ से गेम में आ जाए, लेकिन उस पर एक अलग प्रॉब्लम हो रहा था कि रुक E2 अंदर आ रहा था। तो ये शायद उनको रियलाइज़ हुआ B6 के बाद, तो उन्होंने D6 किया। बट कास्परोव को स्पॉन में तो कोई इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं था। कास्परोव ने खेला G5, तो और आपका वो जो कमज़ोर खाना है उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब वापस क्वीन D2 आए कार्पो, तो अब कास्परोव खेलते हैं किंग G7। तो मैं बोलूँ ना, कास्परोव के पास एक एक चाल है अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने का, लेकिन वाइट पूरी तरह से क्रैम ना, नाइट, दोनों नाइट तो हिल ही नहीं रहे हैं, रुक दोनों हिल नहीं रहे हैं। मतलब कितनी अजीबोगरीब बात है। आप देखिए, ये रुक हिल नहीं रहा, ये रुक हिल नहीं रहा, ये नाइट हिल नहीं रहा, ये नाइट हिल नहीं रहा। आपके पास सिर्फ मोहरे ही नहीं है जिसको आप ज़्यादा मूव कर सको। तो फाइनली जब लगा कि कार्पो कुछ नहीं हो रहा, तो कार्पो ने यहाँ पर F3 खेल के पोजीशन को ब्रेक किया। लेकिन ये तो वीकनेस आ गई थी, और यही कास्परोव चाहते थे, यही उनका उद्देश्य था। जैसे ही वीकनेस आई उन्होंने क्वीन इंटू D6 मार लिया और गेम को तुरंत स्विच कर दिया। अभी देखिए कैसे, F इंटू G4, तो क्वीन D4 चेक, किंग H1, और यहाँ पर ये खेलते हैं नाइट F6। अब नाइट E4 आने की तैयारी थी, और यहाँ पर कार्पो ऑलरेडी टाइम प्रेशर में आ चुके थे, तो उन्होंने खेला रुक F4। बट कास्परोव के पास बेहतर चाल थी, उन्होंने खेला नाइट E4। अभी नाइट F2 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट आ रहा है, और आपका क्वीन अंडर अटैक है। बहुत सोचने के बाद, ज़्यादा समय नहीं था जितना भी, उन्होंने खेला क्वीन इंटू D3, मतलब क्वीन देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं नाइट F2 चेक, रुक F2, सो बिशप इंटू D3, रुक FD2, सो क्वीन E3। यहाँ पर उन्होंने और ट्राई किया रुक D3, बट रुक C1 आ गया। यहाँ पर पोजीशन मतलब ऑलरेडी ख़त्म था, ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पर नाइट D2 आए, वो आप मार नहीं सकते। आप देख सकते हो, आप मारने जाओगे तो दूसरे तरीके से जो है वहाँ पर आपका पहले तो D3 का रुक मर रहा है, तो उन्होंने खेला नाइट D2 यहाँ पर। सो उन्होंने खेला क्वीन F2, अभी भी रुक C1। अगर आप मारने जाओगे तो दूसरा प्रॉब्लम है, ये वाला रुक नीचे आके चेक देगा, चेक फोर्स है, फोर्स, और ये मेट हो जाएगी। सो उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन F2 पे नाइट D2, सो रुक इंटू D1, नाइट D1 और रुक E1 चेक के बाद फाइनली जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया कार्पोव ने। कास्परोव के अनुसार ये उनकी खेल जीवन की सबसे बेहतरीन जीत में से एक थी, और ख़ासतौर पे इसलिए कि इस बोर्ड पर उन्होंने क्रिएटिविटी जो थी उसको मेंटेन रखा और बहुत अच्छे से बोर्ड पर कंट्रोल किया। और कास्परोव ये भी कहते हैं कि ये गेम उनकी सबसे यादगार में जीत में से इसीलिए भी है क्योंकि ये आई दुनिया के सबसे बेहतरीन पोजिशनल खिलाड़ी और विश्व चैम्पियन कार्पोव के खिलाफ। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और अगर हिंदी भाषा में आप शतरंज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।